आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि अभी हमारा मॉडर्न इंडिया का एक सीरीज चल रहा है जिसके अंतर्गत हम मराठा वाला टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। हालांकि जो मेरा टॉपिक है अंग्रेज यहाँ पे भारत में आकर के किस प्रकार से विजय करता है, ये दूसरा टॉपिक है। उसी के अंतर्गत सबसे पहले हमने 3 कर्नाटक युद्ध पढ़ा जिसमें फ्रांसीसी को अंतिम रूप से जो ये बांडीवास की लड़ाई होता है 1760 में उसको पराजित करता है और 3 युद्धों के माध्यम से फ्रांस को सरपास करके भारत में अंग्रेज सर्वोच्चता की सत्ता पे पहुंचने का प्रयास करता है। फिर हमने देखा कि बंगाल बक्सर प्लासी और बक्सर के बाद जीत लेता है। फिर हमने देखा कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के माध्यम से मैसूर को हराता है। उसके बाद हम मराठा की बारी आती है, तो मराठा में हमने मराठा का जो संस्थापक था शिवाजी और उसके उत्तराधिकार खास करके जो साहू हो गया, जो संभाजी हो गया, जो राजाराम हो गया, ताराबाई हो गया, इन सबों का इतिहास हमने पढ़ लिया है। और आज हमारा बारी है पेशवाओं का। तो मराठा पेशवा से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा और यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो आइए मेरे साथ स्टे ट्यून स्टडी आर्ट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। आइए समझिए बात को। तो पेशवाओं का काल शुरुआत होता है साहू के समय से। जैसे कि हमने बताया था कि साहू और ताराबाई, साहू वर्सेस ताराबाई में सत्ता संघर्ष होता है और साहू यहाँ पे जीत जाता है और सतारा पर अधिकार कर लेता है और ताराबाई भाग करके कोल्हापुर चली जाती है। कोल्हापुर वो वहाँ से अपने छोटे से प्रांत को संभाल रही होती है, लेकिन मराठा का जो हेड हो जाता है राजा, वो साहू हो जाता है। इसकी कहानी हमने बात ऑलरेडी कर लिया था। तो साहू जो है इस आधार से गद्दी पे बैठ जाता है और साहू अपना पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त करता है और ये मराठा का पहला पेशवा होता है जो 1713 से 1720 तक राज्य का एज ए मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे काम करता है। अब देखिए, ये जो पेशवा होता है बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने ही साहू को राज दिलवाया है, सतारा का राज दिलवाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी बात को निगलेक्ट नहीं करेगा और यही कारण है कि साहू को जो गद्दी दिलाया है और साहू को सतारा का जो राज दिलवाया है, ताराबाई को हरवा करके कोल्हापुर से शासन करने के लिए विवश किया है। फल तरफ बालाजी विश्वनाथ को राज्य का पहला पेशवा नियुक्त किया गया है। पहला। दूसरा बात, बालाजी विश्वनाथ बहुत ही ज़्यादा योग्य तेज तर्रार किस्म का व्यक्ति था और सबसे बड़ा इसकी जो राज्य के प्रति स्वामी भक्ति थी वो बहुत ही प्रबल था। इन्होंने मुगल बादशाह जो एक फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर के तख्ता पलट करने में भी इन्होंने सैयद बंधुओं का मदद किया था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि मराठा का इंटरवेंशन अब मुगलों के साथ होने लगता है। फलस्वरूप ये तो पहले से ही होता आ रहा है, खास करके औरंगजेब के काल से, अकबर के काल से ये हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरवेंशन औरंगजेब के काल में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जी यहाँ से होते आ रहा है। तो इस प्रकार से बालाजी विश्वनाथ के समय में 2 बात याद रखना है कि साहू को गद्दी दिलवाता है, सतारा का राज दिलवाता है और ताराबाई को कोल्हापुर भिजवा देता है। दूसरा, फर्रुखसियर को तख्ता पलट करवाने में सैयद बंधुओं का ये मदद करता है। तो 2 पॉइंट इसको याद रखना है। अब बालाजी का विश्वनाथ का बेटा होता है बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी वाला मूवी देखिएगा, उसमें यही बाजीराव है, कोई दूसरा बाजीराव नहीं है। इनका काल 1720 से 1740 ईस्वी तक। कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यही है। इन्होंने मराठा का वो सत्ता दिलवाया जो आज से पहले कोई पेशवा नहीं दिलवाया था और न ही किसी राजा में इतना दम था कि वो दिल्ली तक जाकर के अपनी सत्ता को मनवा ले। ये वही बाजीराव है जो 1737 ईस्वी में दिल्ली पे चढ़ाई करता है और उस समय वहाँ का शासक रहता है मोहम्मद शाह रंगीला डर के मारे सत्ता छोड़ के भाग जाता है और दिल्ली में डिसाइड करता है कि हु विल बी द नेक्स्ट रूलर। तो इस प्रकार का औकात रखता है बाजीराव यानी कि प्रथम। देखिएगा, नाम से कुछ नहीं होता है, लेकिन कर्म आदमी का डिटरमाइन करता है कि वो कहाँ तक सोच रखता है और कहाँ तक जा सकता है। एक नाम है बाजीराव प्रथम जो कि राज्य को सर्वोच्चता पे पहुंचा देता है और दूसरा है बाजीराव द्वितीय जो कि राज्य को गर्त में मिला देता है, वसीन की संधि 1802 ईस्वी में कर लेता है। तो जीवन में याद रखना है, जीतता वही है जिसको अपने आप पे भरोसा होता है, लड़ता वही है जो अपनी शक्ति का खुद पे विश्वास करके और वो समुचित ढंग से प्रबंधन करके आगे मैदान में कूदता है। तो जीवन में याद रखना है, नाम बहुत बड़ा रखने से कुछ नहीं होगा। मेंशन होता है कर्म,
याद रखा जाता है कर्म, तो कर्म करते रहना है। आइए बाजीराव के बारे में देखिए। बाजीराव मस्तानी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखिएगा एक्चुअली में होता क्या है, बाजीराव हिंदू पद पादशाही के लिए जाना जाता है और इसका प्रचार प्रसार खूब करता है। आज जो बीजेपी का झंडा आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही झंडा ये बाजीराव अपने राज्य में लगाया करता था और हिंदू पद पादशाही को ये बहुत बड़े पैमाने पे प्रचार किया था। देखिएगा कि इस समय बाजीराव के समय में एक छत्रसाल अभी एमपी में है, वहाँ पे एक शासन करने वाला राज होता है बुंदेला का राजा होता है। बुंदेला को उस समय में कुछ रुहेलखंड, उस समय यूपी का क्षेत्र है, वहाँ पे मुसलमानों का शासन होता है, वो इस पे आक्रमण कर देता है। तो आक्रमण करने के क्रम में ये वहाँ पे पहुँचता है छत्रसाल को मदद पहुँचाने के लिए, और ये कहता है कि बहुत द्रुत गति का अभियान करता है और ये यहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पे जाता है तो छत्रसाल बुंदेला का मदद करता है, उसके जो क्षेत्र जीत लिए रहते हैं रुहेला सरदार, उससे वो छीनता है, मुसलमान होता है उससे वो छीनता है। साथ ही यहीं पे मुलाकात एक मस्तानी नाम की लड़की से होती है और यहीं पे इसका प्रेम प्रसंग जो फिल्म में दिखाया गया है, खैर वो तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ये जरूर हुआ था, मस्तानी नाम की एक इससे मिली थी। खैर जो भी है, फिल्म नहीं है एक्चुअली में, लेकिन ये घटना जरूर हुआ है कि छत्रसाल के पास पहुंचने के क्रम में वहां जाता है तो मस्तानी से मुलाकात होती है और फिर बात आगे बढ़ती है। खैर इसके बाद 1724 ईस्वी में सकूरखेड़ा का युद्ध होता है और जीतता है। बाबू याद रखिएगा 1724 ईस्वी में क्या होता है, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ये क्या करता है, हैदराबाद में अपना एक राज्य स्थापित कर लेता है और ये निज़ाम का राज्य रहता है। आज तो देखते हैं ओवैसीउद्दीन ओवैसी और कौन ओवैसी है, और उसी का भाई, ठीक ना, ये सब जो है तो उसी के राज दरबार में इसके दादा लोग रहा करते थे। तो यही हैदराबाद वाला जो राज है ये राज है। तो 1724 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ने राज्य की स्थापना कर लेता है और जैसे ही ये राज्य का स्थापना करते हैं इसका मुठभेड़ हो जाता है किससे, बाजीराव प्रथम से, और सकूरखेड़ा की लड़ाई में इसको पीट देता है निज़ाम उल मुल्क को ये बहुत बढ़िया तरीका से। हालांकि उसका सामंत रहता है उसको पीटता है लेकिन ये हार जाता है। सकूरखेड़ा की लड़ाई निज़ाम हार जाता है, जीतता कौन है, जीतता है बाजीराव प्रथम। फिर 1728 ईस्वी में पालखेला की लड़ाई होता है निजाम के साथ और यहाँ पे मुंगी सिबा गांव की संधि होती है, यहाँ भी ये जीतता है, ये भी जीतता है, ये भी जीतता है। 1737-38 में भोपाल का युद्ध होता है और यहाँ पे दुरई सराय की संधि होती है, किससे, निजाम के साथ। ये सारे के सारे किससे हो रहा है, निजाम के साथ, जबकि पहला वाला है निजाम के एक सामंत रहते हैं उसके साथ होता है, लेकिन होता है कुल मिलाकर के ओवरऑल सारा का सारा लड़ाई निजाम के साथ ही होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा बाजीराव में एक घटना और होती है, कालखंड रहता है 1731 का। 1731 में यहाँ पे बरना की संधि होती है और बरना की संधि के तहत जो कोल्हापुर का राज होता है वो सतारा राज के अंतर्गत आ जाता है, याद रखिएगा। कोल्हापुर का राज जहाँ पर कि ताराबाई शासन कर रही होती है, बरना के संधि के माध्यम से ये सतारा के अंतर्गत आ जाता है, अर्थात सारे प्रांत पे हीरो कौन, सतारा का राजा, और उसका पेशवा कौन, बालाजी विष्णु, ये बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम, तो ओवरऑल हम देखते हैं कि बाजीराव प्रथम मराठा का सुपर हीरो बन जाता है। आगे चलते हैं, इसके बाद का पेशवा बनता है बालाजी बाजीराव। समझिए, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक कुल मिलाकर के ये 21 वर्ष तक पेशवा के कालखंड इसके अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी घटना 1750 ईस्वी में संगोला की संधि। संगोला की संधि के तहत पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बन जाता है, वास्तविक शासक बन जाता है। तो ये याद, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 1750 ईस्वी में संगोला की संधि और ये इसके तहत पेशवा जो है मराठा साम्राज्य का शासक बन जाता है, वास्तविक शासक। अब ये साहू वाला जो शासक था उसका द एंड हो जाता है और वास्तविक शासक कौन बन जाता है, बालाजी बाजीराव। हम देखते हैं कि इसी के समय में ये चीज़ होता है। याद रखना है संगोला की संधि, मराठा जब आप पढ़ रहे हैं और संगोला की संधि ना आए तो बात अधूरा हो जाता है। अर्थात पेशवा को वास्तविक शक्ति किस संधि के तहत मिला, संगोला की संधि, डेट द पॉइंट्स। आगे चलते हैं, इन्होंने राजधानी सतारा से हटा करके पूना ले आया।
राजधानी कहाँ ले आया? पूना ले आता है। इसके बाद हिंदू पद पादशाही को ये उल्लंघन करता है, जैसा कि बाजीराव प्रथम ने किया था वैसे ये नहीं करता, इसका उल्लंघन करता है। ये भी निजाम के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ता है, निजाम के साथ लड़ाइयाँ लड़ते हैं और झलकी की संधि करता है 1752 में। फिर 1757 में सिंदर खेर की लड़ाई लड़ता है निजाम के साथ और ये जीतता है। इसके बाद 1760 में उदगीर के युद्ध में ये निजाम से यहाँ पे जीतता है। कौन? बालाजी बाजीराव। समझ गए? इसके बाद इसी के समय में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। डैश द पॉइंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको याद रखना है। देखिए सबसे पहले बात को समझिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई ये एक्चुअली में होता है 1761 ईस्वी में। इससे पहले 2 लड़ाई हुआ था। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई किसके किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ये कौन है? इब्राहिम लोदी कौन है बउआ? ये है अफगान। कौन है? अफगान। ठीक। बाबर कौन है? ये है मुगल। समझ गए? तो इस प्रकार से अफगान वर्सेस मुगल। पानीपत की दूसरी लड़ाई ये क्या है? ये होता है आपका हेमू वर्सेस ये होता है अकबर। तो हेमू ये विक्रमादित्य की उपाधि लेता है और ये भारतीय जो एक शासक है उसमें, भारतीय शासक में ये विक्रमादित्य की दर्जनों से ये अधिक विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला शासक है। कुल मिलाकर के हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ी था किसी से नहीं हारा था, लेकिन यहाँ पे ये हार जाता है, अकबर जीतता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई ये होता है किसके किसके बीच में? तो मराठा वर्सेस अफगान अर्थात अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। कारण क्या होता है? अब्दाली जो होता है पंजाब को जीत करके वहाँ पर अपना एक प्रतिनिधि बनाता है जिसका नाम रहता है राजकुमार तैमूर। जब ये राजकुमार तैमूर को प्रतिनिधि बना देता है तो मराठा कहता है कि हम इसको हटा के अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। दैट्स द पावर कि मराठा को इतना शक्ति हो गया था कि पंजाब को डिटरमाइन करे कि मेरा प्रतिनिधि वहाँ पे होगा। इसी बात पे मराठा में और अफगान में ठन जाता है और अब्दाली दोबारा आक्रमण कर देता है और अब आक्रमण करता है तो इसके साथ भारत के कई राजा शासक हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि बुंदेला को मदद कौन करता है? छत्रसाल के शासक बुंदेला का मदद करता है कौन? बाजीराव प्रथम। तो बुंदेला किसके साथ जाएगा? मराठा के साथ नहीं आएगा, जाएगा अफगान के साथ। और होता भी कुछ यही है, यहाँ पे जो अफगानी रहता है, अहमद शाह अब्दाली रहता है, उसके साथ बुंदेला चला जाता है, अर्थात रुहेला चला जाता है। ये रुहेला का शासक जो है ये यहाँ पे चला जाता है, नजीबुद्दीन रुहेला चला जाता है। उसके अलावा अहमद शाह अब्दाली खुद रहता है। फिर सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब रहता है ये इसके साथ मिल जाता है। फिर हाफिज रहमत खां मिल जाता है, दुंदी खां मिल जाता, सादुल्ला खां, इतने भारतीय लोग यहाँ पे इसको मदद करता है और अंतिम रूप से अफगान हम यहाँ पे देखते हैं कि जीत जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें मराठा की ओर से तो विश्वास राव जो कि बालाजी बाजीराव का बेटा होता है ये होता है और इसका चचेरा भाई सदाशिव राव, ये दोनों युद्ध का नेतृत्व करता है। और इसमें एक भारतीय राजा मदद करता है सूरजमल जो कि जाट का नेता होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे भारतीय शासक मदद नहीं करता है। कारण क्यों है? क्योंकि बालाजी बाजीराव ने हम देखा कि हिंदू पद पादशाही को ये नहीं मान रहा है, उल्लंघन कर रहा है। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण है कि उसका अक्सर जो क्षेत्र के राजा है इससे यहाँ पे विवाद होता रहता है मराठा का, यही नहीं कारण है। दूसरा बात, मराठा तोपखाना का जो प्रमुख था वो इब्राहिम गर्दी था और इब्राहिम गर्दी एक मुसलमान है और लड़ भी रहा है यहाँ पे मुसलमान। तो जीवन में याद रखिएगा ये जो राजा राजा की लड़ाई होता है ना उसमें पिसता है आम आदमी। राजा राजा अपने क्षेत्र के लड़ता है ना कि जात देख करके। और आज के समय में चाहे वोट का बैंक हो या फिर चाहे कोई गांव का बात हो, लोग लड़ता है हिंदू मुस्लिम करके, छोटा जात बरकन जात कर करके। अब सिवान में जाइएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम हिंदू मुस्लिम का नहीं है, वहाँ पे बरकन छोटकन का प्रॉब्लम है, इसीलिए शहाबुद्दीन पैदा हुआ है। हमारे मिथिलांचल रीजन में जाइएगा तो वहाँ पे ब्राह्मण भर से छोटका कास्ट का लड़ाई है। तो कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, कहने का मतलब है कि एक सौहार्द समाज का निर्माण करना है। इससे दो फायदा होगा, एक तो हमारा देश तरक्की करेगा और दूसरा अनवांटेड जो हमारे माथा पे टेंशन होता है उससे हम मुक्ति पा जाएंगे। देखिए ना राजा, अरे हम देख रहे थे वहाँ पे महाराणा प्रताप एक राजपूत है और लड़ रहा है मान सिंह राजपूत और हीरो है वहाँ पे अकबर बन के बैठा हुआ। तो कभी भी राजपूत राजपूत से लड़ रहा है क्षेत्र के लिए, मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है क्षेत्र के लिए, राजा राजा की लड़ाई है, खुद में नहीं लड़ना है और खुद से बच के रहना है। तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए मराठा यहाँ पे हार जाता है बुरी तरीक़ा से और यहाँ पे ऐसी हार होता है कि कहावत है कि उस समय मराठा के घर में
उस इलाका में कोई भी ऐसी विधवा, मतलब कोई भी घर ऐसा नहीं था कि जहाँ की औरत विधवा ना हो गई हो। इतनी की संख्या में मराठा सेना मरा था। और 2 विश्वासराव और सदाशिवराव ये भी वापस नहीं आए थे, युद्ध के मैदान में मारे गए थे। तो ये मराठा को तोड़ के रख दिया था। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई उठने में बहुत वक्त लगा। हालांकि माधवराव नारायण, ये जो माधवराव है जिसका नाम है माधवराव नारायण फर्स्ट, ये 1761 में गद्दी पे बैठता है। इन्होंने कुछ प्रयास करता है कि राज्य को रिवाइव करने का, अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने का, और कुछ काम भी करता है। इनमें 2 काम करता है। पहला कि हैदर अली को हराता है और इससे चौथ वसूलता है। ये मैसूर का हैदर अली होता है और इससे चौथ वसूलता है। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय बादशाह रहता है शाह आलम द्वितीय। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब हम आपको बंगाल पढ़ा रहे थे तो बाबू हमने पढ़ाया था कि ये इसके गुमास्ते हो जाते हैं। कब? 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि ये 2 चरणों में होता है, फर्स्ट एवं सेकेंड। तो फर्स्ट चरणों में हम देखते हैं कि ये इलाहाबाद की संधि के तहत बादशाह को पेंशन भोगी बना लेता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे इसको 24 लाख रुपया वार्षिक देता है और कहता है कि तुम पेंशन बन के रहो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। साथ ही साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी अपने पास रख लेता है। तो यही वो जो इलाहाबाद की संधि है जिसके तहत बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशनर बना देता है। लेकिन जब यहाँ पे एंट्री होता है माधव नारायण राव का या माधवराव का, तो हम देखते हैं कि कहता है कि अंग्रेज कौन होता है, कौन होता है अंग्रेज कि तुमको पेंशन देगा। ये वहाँ पे पहुँचता है और इसको बादशाह ही हटाता है, कहता है कि अंग्रेज तुमको पेंशन नहीं देगा, मैं तुमको पेंशन देगा। और ये मुगलों नहीं मराठा का पेंशनर बन जाता है। कौन? बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेज इसको जत्थे चढ़ जाएगा, मत्थे चढ़ जाएगा और इससे विवाद होगा ही होगा। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पेंशनर था बादशाह शाह आलम द्वितीय, उसको हटा करके मराठा ने अपना पेंशनर बनाता है शाह आलम द्वितीय को। कब? खास करके माधवराव नारायण के शासनकाल में। फर्स्ट क्लियर। अब इसी का बेटा रहता है नारायण राव, या इसी को माधव नारायण राव कहा जाता है। इसका चाचा रघुनाथ राव, ये खुद जिसको राघोबा नाम से जाना जाता है, ये पेशवा बनना चाहता था लेकिन ये बना नहीं, तो अपने भतीजे को नारायण राव को ये हत्या करवा देता है, समझ गए। और हत्या करवा के चला जाता है अंग्रेज के पास और वहीं पे संधि करता है। सूरत की संधि 1773 ईस्वी में ये संधि कर लेता है और वहीं पे हम देखते हैं कि ये मदद करने लगता है अंग्रेज इसको। खैर, अगला जो पेशवा होता है वो माधवराव नारायण द्वितीय, ये अल्पवयस्क होता है और इसी के समय में 12 भाई सभा नामक एक परिषद होती है। और ये जो मराठा का साम्राज्य है, अब मराठा संघ में बदल जाता है। क्या होता है बुआ? मराठा संघ में बदल जाता है और 12 भाई सभा नामक यहाँ पे 12 सदस्यों का एक टीम, यानी कि एक परिषद यहाँ पे शासन चलाने लगता है, जिसमें महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये 2 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंस के होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि नाना फडणवीस का नाम क्या होता है, तो बालाजी जनार्दन भानु, ये नाना फडणवीस का नाम होता है। फिर मराठों का मैकियावेली कहा जाता है किसको? नाना फडणवीस को। तो याद रखिएगा, नाना फडणवीस से याद ये रखना है, तो इससे क्वेश्चन बनता है। अब बाबू कहता है कि मराठों का मैकियावेली क्यों कहा जाता है नाना फडणवीस को? बाबू, मैकियावेली जो है इटली के फ्लोरेंस नगर का वो उत्पत्ति है जो इस 14वीं शताब्दी में बता दिया था कि राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, राज्य का संचालन कैसा होना चाहिए। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा तो मैकियावेली के बारे में डिटेल से लिखा है। उन्होंने राज्य के बारे में कहा था कि राज्य की अस्तित्व को बचाए रखने के लिए धर्म, नैतिकता की अवहेलना करना चाहिए। दूसरी बात कहा था कि प्रेम की अपेक्षा शक्ति से अधिक शासन करना चाहिए, समझ गए। और तीसरी बात कहा था कि राजा को लोमड़ी जैसा चालाक और शेर जैसा बहादुर होना चाहिए। ये कौन कहा है? ये मैकियावेली का है। अर्थात मैकियावेली का लेमैन लैंग्वेज में कहे तो राज लुंज पुंज से नहीं चलता है, राज रुआब से चलता है। तो ये रुआब कैसा है, किसमें है? अर्थात बालाजी जनार्दन भानु यानी कि नाना फडणवीस में है। तो इसी को मैकियावेली कहा जाता है। अब देखिए मराठा संघ। बाबू, मराठा संघ में कई शासक शामिल होते हैं, जैसे सबसे पहले तो पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, नागपुर का भोसले, इंदौर का होलकर, और इसके बाद है ग्वालियर का सिंधिया।
ग्वालियर का सिंधिया और एक रहता है अंत में धार का पवार। ये इतना मिल करके ये मराठा कन्फेडरेशन का निर्माण होता है। अब देखते हैं, अब ये सारा मिल करके अंग्रेजों से लड़ेगा। तो आगे हमारा टॉपिक रहेगा अंग्रेज वर्सेस मराठा। एक बार देखिए मराठा संघ में कौन कौन शामिल है। पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, नागपुर का भोसले, इंदौर का होलिकर, ग्वालियर का सिंधिया और धार का पवार। इतना मिल करके ये मराठा कन्फेडरेशन का निर्माण करता है। यहाँ पे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जैसे 12 सदस्य मिल करके ये 12 भाई जो समिति होता है उसको चलाता है और मराठा का पेशवा जैसा काम करने लगता है। तो ये था हमारा आज का एक मराठा पेशवाओं का काल, जिससे कि भरपूर यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा जैसे एग्जामों में क्वेश्चन मिलता है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट।